हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत की खोज का पाठ 5 नई समस्याएं पढ़ाने जा रही हूँ। नई समस्याएं जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव आए, नए नए शासक आए। तो उसके पश्चात जब नए शासक आए, नया बदलाव आया तो समस्याएं आनी ही हैं, समस्याएं तो आएंगी ही। तो उसी के अनुरूप जो है पाठ में नई समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले थोड़ा सा पाठ का विवरण दे देती हूँ। इस पाठ में के माध्यम से भारत में हर्ष की सत्ता एवं शासन और इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन किया गया है। भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद का विस्तार कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमें इस पाठ से मिलती है। सर्वप्रथम इसमें अरब और मंगोल का विवरण है। जब हर्ष उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक था, उस समय अरब में इस्लाम अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। उसे उस समय से भारत आने में 60 वर्ष लग गए। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। धीरे धीरे सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता में से अलग हो गया और अलग सत्ता के रूप में कायम किया। अलग सत्ता के रूप में उसने अपने आप को कायम किया। समय बीतने के साथ ही अरब और भारत के संबंध बढ़ते गए। दोनों देशों के यात्रियों का आना जाना लगा रहा। राजदूतों की आपस में अदला बदली होती रही और भारतीय गणित, खगोल शास्त्र की पुस्तकें बगदाद पहुंची। इस प्रकार भारत और अरब का संबंध अच्छा हो गया और तभी से इस्लाम भारत में आ गया। महमूद गजनवी और अफगान का वर्णन है इसके पश्चात। लगभग 300 वर्षों तक भारत विदेशी आक्रमण से बचा रहा। सन 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद तुर्क जाति का था। इसने बहुत खून खराबा किया। उसने उत्तर भारत के एक भाग में लूटपाट भी की। उसके पश्चात समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास कबीर गुरु नानक और अमीर खुसरो के काल का वर्णन है। तत्पश्चात बाबर और अकबर और भारतीकरण की प्रक्रिया का वर्णन है। और उसके पश्चात औरंगजेब ने उल्टी गंगा कैसे बहाई और हिंदू राष्ट्रवाद का उद्धार किस तरह से शिवाजी ने किया। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष और अंग्रेज़ों की विजय। इसके पश्चात रणजीत सिंह और जय सिंह, इन सभी का वर्णन यहाँ पे इस पाठ में है। अंत में भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। तो आज हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। सबसे पहले पठन पाठन, उसके पश्चात आपको पाठ के भाव के बारे में समझाएंगे। नई समस्याएं, अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन स्वांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुँचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। यहाँ ये बता रहे हैं कि जब उत्तर भारत में हर्ष एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, तो उस समय चीनी विद्वान हुआन स्वांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय अरब में इस्लाम अपनी
जड़ें मजबूत कर रहा था, वो नया आकार ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में उसे लगभग 600 वर्ष का समय लग गया। जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब तक वह काफ़ी कुछ बदल चुका था और उसके नेता भी दूसरे लोग थे। अब अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। छोर यानी कि तट या किनारा। तो ये कहा गया है कि अरब वाले भारत का जो उत्तर पश्चिमी छोर था यानी उत्तर पश्चिमी किनारा था तथा पश्चिमी एशिया वहाँ पर पहुंचकर वे वहीं रुक गए। अरब मध्य सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। अब अरब सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया, उसके पश्चात तुर्की जातियां जो है पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियों ने प्रवेश किया। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए और इस प्रकार इस्लाम को इन्हीं लोगों ने भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, ये इन्हीं लोगों की देन है। सीमावर्ती यानी कि सीमा के आसपास में बसे हुए जो स्थान है, जो जगह है, तो उन्हीं प्रदेशों में यहाँ तुर्क आए और उन्होंने अपने साथ इस्लाम को साथ में वे ले आए और साथ में उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया और भारत में इस प्रकार वे इस्लाम को ले आए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए। भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। अरब के जो लोग थे उन्होंने बहुत आसानी तक दूर दूर तक अपना फैलाव किया, दूर दूर तक वे फैले और सभी जगह उन्होंने अपनी विजय हासिल की। फतह यानी कि जीत, उन्होंने जीत हासिल की और वह दूर दूर तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, अपने शासन का विस्तार किया। इसके पश्चात परंतु वे भारत में सिंध के आगे नहीं बढ़ सके थे। भारत में सिंध तक ही वे थे, सिंध के आगे वे नहीं बढ़ सके थे। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफ़ी मजबूत था और ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसलिए यहाँ पे नहीं प्रवेश कर पाए क्योंकि तब भी भारत आक्रमणकारियों को रोकने में सक्षम था। उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो आक्रमणकारियों को रोक सके। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया और इस प्रकार सिंध बगदाद की सत्ता से अलग हो गया और स्वतंत्र होकर एक छोटा सा राज्य बन गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई, भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। कह रहे हैं कि धीरे धीरे भारत और अफगान का जो संबंध है वो बढ़ता रहा, आपसी संपर्क इनके बढ़ने लगे और यात्री जो है आपस में एक दूसरे के देश में आने जाने लगे। दूतावासों की भी अदला बदली हो गई, मतलब भारत में उनके दूतावास और उनके स्थान पे, उनके शासन वाले स्थान पे भारत का दूतावास और साथ साथ में भारतीय पुस्तकें विशेष रूप से गणित और खगोल शास्त्र पर जो पुस्तकें थी वे बगदाद पहुंची और बगदाद में उनका जो है अरबी भाषा में अनुवाद हो गया। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए पर यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया।
विशेषकर राष्ट्रकूटों के जो भारत के राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट के से व्यापार किया करते थे। कह रहे हैं कि भारतीय चिकित्सक भी इसी दौरान बगदाद गए और यह भारत और यह व्यापार और सांस्कृतिक का संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। मतलब कि यहाँ से हम लोगों का जो व्यापार होता था भारत के साथ, और साथ साथ सांस्कृतिक संबंध जो है केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दक्षिण के जो राज्य थे वो भी इससे प्रभावित थे और भारत के पश्चिमी तट से भी यहाँ पे व्यापार किया जाता था। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हुई, और यही कारण है कि ये जो संपर्क बढ़ता रहा तो भारतीयों को इस्लाम धर्म की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी, न शासन ने इसका विरोध किया न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। कह रहे हैं कि यहाँ पे नए धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारे प्रचार भी किए गए उन लोगों के द्वारा, अरबों के द्वारा। यहाँ पे इस नया जो धर्म है इस्लाम, इसको फैलाने इसका प्रचार करने के लिए, इसको फैलाने के लिए इसका बहुत प्रचार किया गया, और साथ ही यहाँ की जनता के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। यहाँ की जनता ने उनका विरोध नहीं किया। यहाँ पे उन्होंने मस्जिदें बनाई। सभी धर्मों का आदर करना और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार रखना, ये भारत की प्राचीन परंपरा है। भारत में ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है कि अन्य धर्मों का भी यहाँ पे आदर किया जाता है और पूजा के सभी तरीकों को यहाँ पे मान्यता दी जाती है, उसके साथ सहनशीलता का व्यवहार किया जाता है। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। कह रहे हैं कि इस्लाम का आगमन अचानक ही नहीं हुआ, बल्कि जब उनका राजनीतिक आगमन हुआ उसके बहुत पहले इस्लाम का भारत में आगमन हो चुका था। महमूद गजनवी और अफगान, अब इसका दूसरा शीर्षक है महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। यदि इस समय का इतिहास देखा जाए तो ये पता चलता है कि लगभग 300 वर्ष तक यहाँ कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए, और इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण करने शुरू किए। मतलब एक के बाद एक उसने कई आक्रमण किए। उसने 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। अफगानिस्तान के वह जो है अफगानिस्तान का सुल्तान था और उसने भारत पर लगातार आक्रमण करना शुरू किया। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी, और महमूद गजनवी जो है तुर्क जाति का था और उसने जो है मध्य एशिया में अपनी ताकत को अच्छा खासा विस्तार दे दिया था। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए और जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। इसमें बता रहे हैं कि उसने बड़ी निर्ममता से, निर्ममता उपसर्ग है, ममता शब्द है। निर्ममता यानी कि निर्दयता, क्रूरता। निर्ममता का अर्थ है निर्दयता।
निर्ममता यानी कि क्रूरता, निर्दयता भी कहा जा सकता है। निर्ममता निर उपसर्ग है और ममता शब्द माने जिसके अंदर कोई ममता ना हो या कोई जिसके अंदर दया ना हो। निर्दयता भी हम इसे कर सकते हैं। तो बड़ी निर्दयता के साथ उसने बहुत बार कई बार यहाँ आक्रमण किए, जिसमें बहुत ही खून खराबा हुआ। मतलब उसने बहुत ही लोगों को मारा, उसमें खून खराबा भी बहुत हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले जाता था और ऐसा माना जाता है कि ये कहा जाता है कि वह जितनी बार आया वो यहाँ से काफ़ी संपत्ति अपने देश ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्सों की तरह रह गई। पर जो यहाँ पे हिंदू जाति के लोग थे वे धूल कण की तरह, धूल के कण की तरह वे इधर उधर बिखर गए और मतलब कि उनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी कोई पहचान तब धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी उसके आक्रमण के कारण। और जो थोड़े बहुत थे वो लोगों के मुंह से किस्से के रूप में सुने जाते थे। किस्से यानी कहानियों के रूप में लोग उनके बारे में जानते थे। वे तितर बितर होना मतलब इधर उधर फैल जाना। तितर बितर यानी कि इधर उधर फैल जाना। तितर बितर, तितर बितर होना यानी इधर उधर फैल जाना। ठीक है, इधर उधर फैलना। तितर बितर होना यानी इधर उधर फैल जाना। तो हिंदू जो है वो इधर उधर फैल गए, उनका कोई अस्तित्व अब शेष नहीं रहा। अनुमान और जो थोड़े बहुत बचे भी थे उनके मन में जो है मुसलमानों के प्रति गहरी अश्रद्धा हो गई, बहुत ही घृणा का भाव उनके मन में भर गया। नफरत उर्दू शब्द है विदेशज और इसका अर्थ है घृणा। तो जो थोड़े बहुत हिंदू बचे भी थे तो उनके मन में इस्लाम धर्म के प्रति बड़े और मुसलमानों के प्रति बहुत ही घृणा का भाव आ गया, उसमें उनके अंदर नफरत की भावना भर गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की। ऐसा उसके कारनामों से ये पता चलता है कि उसने भारत में कितना नुकसान पहुंचाया, भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। तबाही की, बहुत कुछ उसने यहाँ का नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने भारत में कितनी तबाही की। तबाही करना मतलब कि बहुत ही नुकसान पहुंचाना। अब ये बता रहे हैं कि महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ उस टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा। धावे यानी हमले। धावा माने हमला। धावे यानी कि हमले। परंतु ये खासियत थी, ये विशेषता थी कि महमूद जो है उन्हीं जगहों पर आता था जहाँ पे जो उसके भारत आने के रास्ते में पड़ता था। महमूद उत्तरी भारत के सिर्फ उन टुकड़ों को महमूद ने छुआ जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। मतलब कि आने जाने के जो रास्ते थे, उसके अपने देश से यहाँ आने के जो रास्ते थे, बस उसी छोर को उसने छुआ, उसी छोर को उसने विशेष रूप से नुकसान पहुँचाया और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। और उसके रास्ते में जो जगह पड़ी थी वहाँ पे इसने हमले किए। पूरा भारत, पूर्वी और दक्षिणी भारत पूरी तरह से बचा हुआ था। अब पूरे भारत का जो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा था वो पूरी तरह से बचा हुआ था, यानी इसने उत्तरी छोर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने
अपने राज्य में मिला लिया। हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। अब महमूद जो है आक्रमण कर करके महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। उसकी ये विशेषता थी कि वह हर बार आक्रमण करता था और आक्रमण करके अपने देश वापस चला जाता था। और वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। कह रहे हैं कि ये कश्मीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया क्योंकि ये एक पहाड़ी स्थान है और उसको यहाँ के लोग उसको रोकने और मार भगाने में सफल हो गए। काठियावाड़ में सोमनाथ का जो मंदिर है उसे लौटते समय राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे उसे मुंह की खानी पड़ी, यानी उसको हार का सामना करना पड़ा। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर कभी नहीं आया और जब ये यहाँ पे हार गया तो उसके पश्चात वह कभी भारत वापस नहीं आया, यानी ये उसका आखिरी धावा था, ये उसका आखिरी आना था। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। लेखक यहाँ ये बताते हैं कि 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का निधन हो गया, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 160 साल से भी अधिक का समय तक भारत में कोई भी आक्रमण नहीं हुए। 160 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुए और पंजाब के आगे तुर्किस्तान का विस्तार, तुर्की शासन का विस्तार हुआ और पंजाब के आगे फिर तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। इस प्रकार एक शहाबुद्दीन गौरी नामक जो है अफगानी व्यक्ति था जिसने गजनी के जो शासन वाले स्थान थे उसको उसने कब्जा कर लिया। कब्जा करना यानी अधिकार जमाना। उसने ज़बरदस्ती उस स्थान पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का इस प्रकार अंत हो गया। मतलब मोहम्मद गौरी ने जब गजनी के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया तो इस प्रकार गौरी के आते ही गजनवी साम्राज्य का पतन हो गया, उसका अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। इसके पश्चात जब उसने गजनी पर अधिकार कर लिया उसके पश्चात उसने सबसे पहले यहाँ पे लाहौर पर हमला किया उसने सबसे पहले, और लाहौर के बाद उसने फिर दिल्ली पर उसने हमला किया। परंतु दिल्ली के राजा थे उस समय पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने पूरी ताकत से उससे युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन गौरी जो है वह हार जाने के बाद वापस अफ़गानिस्तान लौट जाता है और उसके बाद वह अगले साल फिर भारत आता है एक अपनी फौज को लेकर के, अपनी एक विशाल सेना को लेकर के फिर से भारत आता है और इस बार उसकी जीत हो जाती है। इस बार वह जीत जाता है और उसके पश्चात वह 1092 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। दिल्ली के तख्त पर मतलब राजगद्दी, तख्त यानी कि राजगद्दी, वह जो है दिल्ली के राजगद्दी पर आसीन हो जाता है, बैठ जाता है।
दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उसके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। ये बता रहे हैं कि दिल्ली पर शासन कर लेने से ही ऐसा नहीं था कि उसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली है, बल्कि अभी दक्षिण भारत में जो है भारत के दक्षिणी इलाके में चोल शासक अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। इसके आने तक दक्षिणी भाग में जो चोल शासक थे वे बड़े ही शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी भारत में थे और अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में लगभग 1.5 शताब्दी लग गई। 1.5 शताब्दी लग गई मतलब कि दक्षिणी हिस्से में उसको अपना शासन फैलाने में, अपने शासन का विस्तार करने में और अपनी व्यवस्था फैलाने में लगभग उसको 1.5 शताब्दी लग गई। इस प्रकार मतलब काफ़ी लंबा समय लगा उसको भारत के दूसरे क्षेत्रों को अपने अधीन करने में। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का शासन महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। अब ये जो उसने फतह का जो कार्यक्रम शुरू किया था, उस कार्यक्रम में दिल्ली का जो स्थान था वह जो है बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण था और साथ में वह प्रतीकात्मक भी था, यानी कि उसके माध्यम से कुछ उसके भाव दर्शित होते हैं, उसके भाव समझे जा सकते हैं। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। अब भारत पर जब उसने आक्रमण किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत पर आक्रमण करने से उसका परिणाम ये हुआ कि पंजाब कुछ दिनों के लिए भारत से अलग हो गया। लेकिन भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों के लिए भारत से पंजाब जो है अपना अलग हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता में उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। यहाँ ये बता रहे हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक अफगानों ने 12वीं शताब्दी के अंत के आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। मतलब उस समय जब वे 12वीं शताब्दी के अंत में आए तो उस समय वे कुछ दूसरे ढंग के थे, दूसरे तरह के थे। वे हिंदू आर्य जाति के लोग थे और भारत में की जनता से उनका निकट संबंध था। ऐसा माना जाता है कि वे हिंदू आर्य जाति के लोग थे और भारत से उनका नज़दीकी संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का एक हिस्सा बनकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी, यानी उसका ये होना उसका भाग्य था, क्योंकि ये होना ही होना था उसका। उनका इस तरह से भारत का एक भाग होना, क्योंकि वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र था और वहाँ से आक्रमणकारी आए, भारत को जीते, भारत पर शासन किए, तो इस प्रकार उनका होना उनकी एक तरह से
उनकी व्यवस्था थी वो भारत के एक हिस्सा बनकर रह गया। अब हम जानते हैं 9वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर भारत की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल जो तैमूर था उसने क्या किया, उसने उत्तर की ओर से भारत पर प्रवेश किया और दिल्ली की सल्तनत को उसने ध्वस्त कर दिया, मतलब पूरी तरह से विनष्ट कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा और इस प्रकार वह कुछ ही महीने ही भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसने वीरान कर दिया। पर वो कुछ ही दिन के लिए भारत आया था, परंतु आकर के जब लौट गया तो जिस रास्ते से वह लौटा उस रास्ते को उसने वीरान कर दिया। वीरान माने सुनसान, यानी इतने लोगों को उसने मारा, इतनी हत्याएं की जिससे कि पूरी दिल्ली सुनसान हो गई, वीरान हो गई।